जो खास बात बताना चाहता हूं वो ये है कि अब परिस्थिति में क्या बदलाव आया है कि एक ब्राह्मण की पार्टी जाएगी तो दूसरी ब्राह्मण की पार्टी आएगी, तो ब्राह्मण निश्चिंत है कि सत्ता चुनाव होते रहेंगे, चुनाव में सरकार बदल जाएगी, पार्टी बदलेगी, कांग्रेस की जगह बीजेपी आएगी, बीजेपी की जगह कांग्रेस आएगी, यानी पार्टी में बदलाव होगा, सत्ता में बदलाव होगा, मगर शासक जाति ब्राह्मण में बदलाव नहीं होगा। यह है मौलिक परिवर्तन, यह है नियंत्रण, यानी नियंत्रण ज्यादा मजबूत हो गया है। और जो अनिश्चित स्थिति हुआ करती थी तीसरे मोर्चे के दौरान, वो खत्म हो गई है और परिस्थिति निश्चित हो गई है। ये वजह है जिसकी वजह से अत्याचारों की भरमार, जो आंकड़े डॉक्टर निषाद ने दिए हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होना, एक मैंने उदाहरण दिया था, ब्राह्मण की माँ है, हमारी माँ नहीं है शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, ओबीसी की, ब्राह्मण की माँ है, ब्राह्मण की बीवी है, ब्राह्मण की बेटी है, ब्राह्मण की बहू है, उसको भी जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं है, उसकी भी लड़ाई में लड़ रहा। वो जो ब्राह्मण की मां है, बहन है, बेटी है, बहू है, उसकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वो भी हमारे एजेंडे में शामिल है। क्योंकि जब ब्राह्मण विदेश से भारत में आए तो वो पुरुष आए थे, स्त्री नहीं आई थी, ये सारी महिलाएं मूल निवासी है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अनुसार जो महिलाएं हैं वो मूल निवासी है। तो ये विषय हमारे एजेंडे में है। इसको निर्णायक रूप में कब एजेंडे में लिया जाना चाहिए, ये आने वाले समय में निर्धारित होगा। अभी हमने इसको केवल एजेंडे में रखा हुआ है, निर्णायक रूप से अभी एजेंडा में लाया नहीं गया कि ये कब प्रथम क्रमांक में आएगा। इसका परिस्थिति बदलेगी तब आएगा, अभी उसको प्रीमैच्योर डिक्लेयर करना उपयुक्त नहीं है। सेंस ऑफ टाइमिंग, निर्णय प्रक्रिया में सेंस ऑफ टाइमिंग भी एक महत्वपूर्ण होता है कि कौन से समय में कौन सा फैसला लिया जाए और कौन से समय में उसे घोषित किया जाए। तब तक उसके बारे में जानकारी होती है मगर चुप रहना पड़ता है। तो मैं एक मुद्दा आपको बता रहा हूं कि अत्याचार बढ़ रहा है, चाहे महिलाओं पर हो, चाहे SC ST पर हो, चाहे OBC पर हो। OBC पर जो, शेड्यूल कास्ट पर जो अत्याचार होता है वो अस्पृश्यता की वजह से, शेड्यूल ट्राइब पर जो अत्याचार होता है उसको ट्राइब होने की वजह से। कास्ट और ट्राइब में अंतर है, ये भी थोड़ा हम लोगों को, थोड़ा ये जो समाजशास्त्र है थोड़ा सा हमारे लोगों को बारीकी से समझना होगा कि कास्ट ट्राइब नहीं है और ट्राइब कास्ट नहीं है। कास्ट अलग चीज है, ट्राइब अलग चीज है, मगर है अन्य अत्याचार की वजह। OBC के ऊपर अस्पृश्यता की वजह से अन्याय नहीं होता, OBC के ऊपर ट्राइब होने की वजह से, क्योंकि वो है नहीं, उसकी वजह से अन्याय अत्याचार नहीं होता। OBC के ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता है वो कास्ट की वजह से होता है। इसलिए जैसे SC ST के लिए जिस आधार पर एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट बना, उसी तरह से OBC के लिए भी एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट होना चाहिए, मगर वो कास्ट के आधार पर हो सकता है। ये मांग बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को करना चाहिए। ये हमारे लिए भी अन्याय होता है, वो कास्ट के आधार पर होता है, तो कास्ट के आधार पर होने वाले अत्याचार से भी हमारा बचाव होना चाहिए। केवल SC ST की चर्चा होती है अत्याचार, और SC ST के ऊपर चर्चा भी होती है और उस वजह से उसका समाधान निकालने की भी कोशिश होती है। OBC के मुद्दे की चर्चा ही नहीं होती है, इसलिए समाधान करने का सवाल ही नहीं है। लोकतंत्र में एक ध्यान रखना है कि जिन मुद्दों पर चर्चा होती है, विमर्श होता है, उसका समाधान कम अधिक प्रमाण में निकालने की कोशिश होती है। OBC के मुद्दे पर चर्चा ही नहीं होती है, इसलिए समाधान निकालने की बात ही होती हुई दिखाई नहीं देती। ये ज्यादा अन्याय की बात है। शेड्यूल कास्ट को 17 अगस्त 1932 को अधिकार मिले कम्युनल अवार्ड के द्वारा, उसके 60 साल बाद 16 नवंबर 92 यानी 17 अगस्त 1932 को शेड्यूल कास्ट को अधिकार मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट।
और ओबीसी को सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 92 को अधिकार दिए, तो 32 और 92 में 60 साल का अंतर है। 60 साल के बाद ओबीसी को अधिकार मिले। क्यों? ओबीसी ने ज्योतिराव को नेता नहीं माना, ओबीसी ने शाहू को नेता नहीं माना, ओबीसी को बाबा साहब अम्बेडकर को अपना नेता नहीं माना। नेता मानने का क्या मतलब है? उसका मकसद हमारा मकसद बनाना, उसकी विचारधारा हमारी विचारधारा बनाना, उसकी विरासत हमारी विरासत बनाना। ओबीसी के लोगों ने गांधी को अपना नेता माना, गांधी की विरासत को अपनी विरासत माना, गांधी की विचारधारा को। गांधी की कौन सी नई विचारधारा है? गांधी की वो तो ब्राह्मणवाद ढोता रहा जिंदगी भर, और आखिरकार एक ब्राह्मण ने ठोक दिया। जिसकी विचारधारा को ढोता रहा उसी ब्राह्मण ने उसको एक बार ठोक दिया। कहा कि गांधी जी, अब तुम्हारा अवतार कार्य समाप्त हो गया, तुम्हारे द्वारा हमको आजादी हासिल करनी थी, वो हो गया। 15 अगस्त 47 को आजादी मिली, आप इसके बावजूद भी जीवित है। कोई जरूरी थोड़ी है अभी आपका जीवित रहना। आपका जीवित रहना तो जीवित कार्य खत्म, अवतार कार्य आपने जिसके लिए अवतार लिया था वो अवतार तो खत्म हो गया, वो मकसद तो पूरा हो गया। अब आपकी जीवित रहने की जरूरत क्या है? फिर भी आप जीवित है और 125 साल जीने की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा अन्याय की बात है। ठोक दिया, राम नाम सत्य कर दिया। तो जाति के आधार पर जो अत्याचार होता है, वो अत्याचार जिसके आधार पर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, उसके लिए कास्ट के आधार पर एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट होना चाहिए। इसके लिए भी ओबीसी के लोगों को आंदोलन करना चाहिए। नया एस्पेक्ट है, नई बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब दूसरा मुद्दा है, केवल अत्याचार विरोधी आंदोलन करने से समस्याओं का समाधान होना संभव नहीं है। एक बहस, 2 अप्रैल 2018 को सारे देश भर में एससी एसटी के लोगों ने भारत बंद करने का ऐलान किया। कोई नेतृत्व नहीं, नेतृत्व विहीन। ये सारा बीजेपी और कांग्रेस के दोनों लोगों ने मिलकर किया। कांग्रेस ने अपने शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को मैदान में उतारा, बीजेपी ने भी उतारा। इस मुद्दे पर दोनों ने मिलकर काम किया, मिलकर मतलब मैदान में उतारा। अब जब कांग्रेस के लोगों ने मैदान पर उतारा तो उसका नेतृत्व मोहम्मद मेश्राम के पास कैसे हो सकता है? उसका नेतृत्व बीजेपी के लोगों ने एससी एसटी के लोगों को उतारा तो उसका नेतृत्व मोहम्मद मेश्राम के पास कैसे हो सकता है? वो तो नेतृत्व विहीन रखा। और नेतृत्व विहीन रखने की वजह से 13 एससी एसटी के लोगों को गोली से मार दिया गया। हमने 5 मार्च 2019 को भारत बंद करवाया, 29 जनवरी 2020 को भारत बंद करवाया, एक आदमी नहीं मरने दिया। मरने की तो छोड़ो, खरोच नहीं आने दिया किसी को। रिकॉर्ड की बात है। प्लानिंग इस तरह से बनाकर काम करना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने मकसद के लिए मरने मारने के लिए मिटने के लिए तैयार नहीं है, मगर कुत्ते की मौत क्यों मरना है? कुत्ते की मौत क्यों मर रहा है? कुत्ते की मौत मरने का कोई मतलब तो बनता नहीं है ना। हमारे दुश्मनों को हम अवसर दे कि वो हमें गोली से कुत्ते की तरह मार दे, क्यों? ये तो बेवकूफी और गधेपंती का मामला है, ऐसा तो नहीं होने दे सकते। तो एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि उस समय लोगों की ऐसी धारणा थी कि अत्याचार को आंदोलन करेंगे तो बंद होगा, अत्याचार के विरोध में आंदोलन करेंगे तो अत्याचार बंद होगा। 13 लोगों को मारकर उन्होंने प्रूव कर दिया कि आंदोलन करने से तुम्हारा अत्याचार बंद होने वाला नहीं है। तो सामूहिक रूप से 13 लोगों को मार दिया। और हत्या करना सबसे बड़ा जघन्य अपराध है अत्याचार में, वो उन्होंने करके दिखाया। तो केवल अत्याचार विरोधी आंदोलन करने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। 1916 से लेकर 1956 तक
मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलनों का अध्ययन किया, उन्होंने अत्याचार विरोधी कोई आंदोलन चलाया ऐसा कोई रिकॉर्ड मुझे मिला नहीं। विलास मिला तुमको? तुमने थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा है मेरे से। तो मुझे ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला। और बाबा साहब अम्बेडकर ने अत्याचार विरोधी कोई आंदोलन भी नहीं किया तो भी वो लोग ज्यादा मानते। अरे अजीब बात है, जिन्होंने अत्याचार विरोधी आंदोलन नहीं किया उसको आप सबसे बड़ा नेता मानते हो, क्या वजह? आपको याद होगा, मतलब आपको हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बताना चाहता हूं। मेरी बात बताने के बजाय बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से हम सीख कर आगे बढ़ते हैं। 1918 को साउथ बोरो कमीशन भारत में आया, तो उन्होंने आने वाले आज़ादी में हमारे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनने वाली है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिलना चाहिए। अगर रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिलता है तो सत्ता में हिस्सेदारी होगी, और जब अत्याचार होगा तो उसके रोकने वाले लोग अंदर होंगे। अभी कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, गांधी ने उपवास करके SC ST का जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है उसको सेपरेट इलेक्टेड खत्म करने के लिए उपवास नहीं किया होता, वो पुनः पैक्ट नहीं हुआ होता और वो सेपरेट इलेक्टेड बरकरार होता, तो 131 मेंबर पार्लियामेंट आउट ऑफ 543 में हर चुनाव में चुनकर आते सेपरेट इलेक्टेड में। इसका मतलब कांग्रेस के नहीं होते, इसका मतलब बीजेपी के नहीं होते। और ये 131 लोग जब चुनकर आते तो न कांग्रेस की सेंट्रल में सरकार बनती, ना बीजेपी की सेंट्रल में सरकार बनती। और अगर कांग्रेस को सरकार बनानी है तो वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मेंबर पार्लियामेंट के साथ उनको मिलकर समझौता करना पड़ता है कि भाई आप के साथ मिलकर जॉइंट गवर्नमेंट बनाते हैं। तो SC ST के लोग बोलते हो ठीक है, तैयार है, हमको कोई एतराज नहीं है। केवल काशीराम जी की तरह ऐसा कहते कि जो जितना ज्यादा जहर छोड़ेगा उस सांप को हम स्वीकार करेंगे। आप दोनों सांप है, नाग है, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, दोनों के पास जहर है। जो जितना ज्यादा जहर छोड़ देगा उतना कम हानिकारक होगा ना, हमको काटेगा और जहर कम रहेगा तो मरेंगे, 2-4 घंटे के बाद मरेंगे, तब तक दवा हो जाएगा, इंजेक्शन लग जाएगा तो बचाव होने का खतरा है। तो SC ST के लोग ये बोलते कि ठीक है हमको कोई एतराज नहीं है, बीजेपी के साथ भी सरकार बनाई जा सकती है, कांग्रेस के साथ भी सरकार बनाई जा सकती है, बताओ कौन पार्टी हमारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है, यानी कौन ज्यादा जहर छोड़ने के लिए तैयार है। समझ में आ रहा है क्या समझाने का प्रयास कर रहा? सरकार उनको बनाना है। बाबा साहब अंबेडकर ने कितना लंबा दांव खेला था। बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने गांधी जी का साथ दिया, रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है। बाबा साहब ने कमेंट्री किया, उन्होंने अरे तुम गांधी का साथ क्यों दे रहे हो, मेरा विरोध क्यों कर रहे हो, और गांधी का साथ दे रहे हो चलो दे दो, तुम ऐसा करो, तुम्हारी क्या डिमांड है वो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी डिमांड का समर्थन करता हूं और तुम्हारी डिमांड गांधी जी के पास लेके जाओ और गांधी जी को बोलो कि ये मंजूर है क्या। अगर गांधी जी बोलते हैं कि नहीं है तो कहा कि हम आंबेडकर के साथ जाते हैं, ऐसा कहो। बैकवर्ड क्लास के लोगों ने अनकंडीशनल गांधी को सपोर्ट दिया ना, नहीं। गधेपन की हद होनी चाहिए, जो मैं बोलता हूं, मूर्खता की साली हद होनी चाहिए। तब मुझे याद आया छत्रपति शाहू महाराज जीवित होते, ब्राह्मणों ने योजना बनाकर उसको मारा, अगर उस समय जीवित होते तो बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थन में पहले से खड़े हो जाते, तो गांधी का उपवास हवा में उड़ जाता, कुछ कर नहीं पाते। क्योंकि ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है, अभी जो डॉक्यूमेंट उपलब्ध हुए वो तो शाहू महाराज ने बताया हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर के दिमाग में भी मुझे लगता है शाहू महाराज की तरफ से ही डाला गया है, क्योंकि पहले बाबा साहब अम्बेडकर कम उम्र के थे, वो ज्यादा उम्र के थे शाहू महाराज, उन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात उठाई थी। वो ऐसा डॉक्यूमेंट हमको मिला, विलास की किताब में वो छापा भी गया है।
और इस बात को जो मराठा हिस्टोरियन है उन लोगों ने छुपा के रखा। ये भी बड़ी अजीब किस्म की बात है, इस बात को उन्होंने छुपा के रखा मराठा लोगों ने। मराठा जो हिस्टोरियन है इस बात को क्यों छुपा के रखा पता नहीं है। परिणाम क्या हुआ कि उन्होंने गांधी को साथ दिया और फिर गांधी ने और कांग्रेस ने, जिन लोगों ने अनकंडीशनल गांधी को सपोर्ट दिया, फिर उन लोगों ने उन बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को संविधान सभा में रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दिया। इन लोगों की मदद लेकर एससी एसटी के पिछवाड़े पर गांधी कांग्रेस ने लात मारा। फिर इन लोगों के दलाल और भड़वे है उनकी मदद से बैकवर्ड क्लासेस के पिछवाड़े पर लात मारा। आगे अब तुम्हारी क्या जरूरत है, अब तो एससी एसटी की मदद लेकर हम सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाएंगे, अब ओबीसी की हमें जरूरत नहीं है। मैं बहुत रिलेवेंट एक्सप्लेनेशन और रिलेवेंट विश्लेषण कर रहा हूं। कुमार समझ में आ रहा ना, मैं तुमको समझाया था। ये सारा डॉक्यूमेंट्री है। और ये बात मैं अपनी राय बताने के बजाय कि बाबा साहब आंबेडकर ने अत्याचार खत्म करने के लिए एक भी अत्याचार विरोधी आंदोलन नहीं किया। अत्याचार अगर होता है तो उसका समाधान कैसे होगा, उस समाधान पर काम किया। और समाधान क्या है, तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में हमारे लोगों को एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन, यानी संख्या के अनुपात में हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले तो शेयर इन पावर होगा, सत्ता में हिस्सेदारी होगी। तो हमारा सत्ता में रहा हुआ आदमी मंत्री जो है वो इस इलाके के इंस्पेक्टर को टेलीफोन करेगा तो उसको हमारे आदमी को न्याय देना पड़ेगा, नहीं तो वो वहां नहीं रह पाएगा। ये समाधान है, इसके लिए काम करना होगा। काशीराम जी भी इसी बात को ज्यादा थ्रस्ट देते थे, तवज्जो देते थे। मुझे लगता है इस पर ज़्यादा लंबा बहस करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये सारा मैंने आपको सारा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के आधार पर बताया।